अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। देखें, मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो एटम के अंदर ही मौजूद है। ये एम्पेयर ने कहा था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम करंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्कवर किया था या उन्होंने उसको स्टडी किया था। लेकिन तब जो है ना एटम का स्ट्रक्चर ही कोई इतना क्लियर नहीं था, तो इसलिए जो वो बात थी वो वहीं रही। लेकिन बाद में जब एटम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ तो वो एम्पेयर की बात बिल्कुल सही साबित हुई कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन है वो एटम के अंदर ही मौजूद है। चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब देखें, अब अगर हम उसको रेस्ट में कंसिडर करते हैं, यानी स्टैटिक चार्ज है, तो डेफिनेटली उसके अराउंड एक फील्ड आप स्टडी करके आएँ जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन जब एक चार्ज मूव करने लग जाता है जिसे आप करंट बोलते हैं, तो डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में एक और फील्ड जनरेट हो जाती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल अगर आप देखें एटम के अंदर, अगर हम फिलहाल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की दो मोशंस हैं, ऑर्बिटल मोशन है न्यूक्लियस के गिर्द और स्पिन मोशन है उसके अपने एक्सिस के गिर्द। तो इन दोनों मोशन की वजह से ही जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर तो एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ये दोनों मोशन अलाइंड हो, तो डेफिनेटली जो वो एटम है वो एक मैग्नेटिक पोल की तरह एक्ट करता है, यानी कि उस मैग्नेट की एक साइड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करती है और एक साइड साउथ पोल की तरह एक्ट करती है। तो अगर तो इन दोनों मोशन की अलाइनमेंट नहीं होगी, यानी कि दोनों मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एडअप नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो एटम है वो मैग्नेट नहीं बन पाएगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है, उन दोनों की मोशन जो है ना वो अलाइन है या नहीं है। अब बात रही बाकी न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन वो विद इन न्यूक्लियस मूव करता है, तो उन न्यूक्लियस जो है ना वो स्पिन करता है अबाउट देयर ऑन एक्सिस। तो डेफिनेटली वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक है एज कम्पेयर टू आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन मोशन। तो अब यहाँ मैग्नेटिक पोल की बात की गई है पहले कि एटम्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन सारे जो ना उनकी जो मोशंस हैं वो ओरिएंटेड हों, अलाइंड हों, डेफिनेटली जो उसका इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि एटम जो है वो रिजल्टेंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो उसको हम टीनी मैग्नेट के तौर पे ये मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, यानी मैग्नेट का उसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी खास। तो अब यहाँ ये बताया गया है कि चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब यहाँ एक और चीज़ क्लियर करते चलें, जो अब हमने 14 चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि ये आइसोलेट पोल जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा आपको दो ही मिलेंगे। तो अगर आप बार मैग्नेट को बीच में से कट भी कर देते हैं, दोबारा अगेन जो है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। सेपरेटली एक आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी रीज़न यही अब आपको समझ आएगी कि देखें, एक एटम की एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह एक्ट करती है जब उसके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन अलाइंड होती है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को या यानी कोई भी मैग्नेट को आप जब कट करते हैं या उसको एक पोल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो एटम्स हैं उनको तो सेपरेट नहीं, मतलब एटम सेपरेट हो जाएंगे लेकिन एटम जो है ना तो डिवाइड नहीं होगा। तो एटम की एक साइड जो है ना वो नॉर्थ, यानी कि आप इसको कट करते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ से ये कट हो गया यहाँ से, तो यहाँ जो एटम्स होंगे उसका इस साइड पे सारे क्या होंगे, साउथ पोल, और उस साइड पे सारे नॉर्थ पोल होंगे, और इधर जो साउथ के साथ जो एटम्स बचेंगे किनारे पे ऊपर, उन सब का इधर नॉर्थ पोल होगा। तो डेफिनेटली वो एटम्स दोबारा जो है ना वो एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल जो है जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह एक आइसोलेट पोल जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये लूप बनता है उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसे आप कहते हैं, जब चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्व करता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसके अकॉर्डिंग तीन तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, तो उनमें ये तीन इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। पैरा मैग्नेट सब्सटेंस क्या होते हैं? देखें, ऐसे यानी कि सब्सटेंस जिनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल जो मोशन है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर वो ओरिएंटेड इस तरह से हो कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एटम जो है ना वो एक टीनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करे। तो इस तरह जो मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। The spin and orbital axis of the electron in an atom are so oriented that their fields spot each other and atom behave like a tiny magnet. Then the substance with such atoms are called पैरामैग्नेट्स और सब्सटेंसेस। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं मतलब एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, मैग्नीज, और इसके अलावा जो आयरन, निकल, कोबाल्ट है वो भी एक खास टेम्परेचर बाद पैरामैग्नेट बनते हैं। नेक्स्ट है डायामैग्नेट। डायामैग्नेट सब्सटेंस जो हैं उनके अंदर
उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कैंसल आउट हो जाती है, यानी जो स्पिन मोशन की मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसल आउट होती है, जिस वजह से वो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जैसा कि वाटर कॉपर वगैरह। तो दो सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन में कैंसल ईच अदर आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसा कि एग्जांपल दी गई है। उसके बाद अगर देखें फेरोमैग्नेट में जो है ना ये कुछ ऐसे स्पेशल सब्सटेंस है जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो उनके अंदर डोमेन्स होती हैं। डोमेन से मतलब ये कि एक माइक्रोस्कोपिकली एक छोटा सा रीजन जिसके अंदर तमाम एटम्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाइंड होती है, तो वो एक छोटा सा जो रीजन है वो टिनी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा होता है, तो उस को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम तक हो सकती है, आल्दो वो बहुत छोटा होगा, मिलीमीटर्स के अंदर होगा उसका साइज़ जो है, लेकिन उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन होती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो कि ओरिएंटेड होती हैं एक्सटर्नल फील्ड के साथ। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है ये मटेरियल। तो इसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह और उनकी जो अलॉयज़ हैं वो शामिल हैं। अब ये डोमेन थ्योरी यहाँ पर बताई गई है। तो डोमेन के बारे में बताया कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके अंदर स्मॉल रीजन एग्जिस्ट करता है जिसको डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन्स आर माइक्रोस्कोपिकली साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स बट दे contain 10⁻12 to 10⁻16 atom within each domain magnetic field of the all the spinning electron are parallel to one another. Each domain is magnetized to saturation. Each domain behave as a small magnet within on north and south pole. तो हर डोमेन जो है अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल रखता है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये देखें रैंडम, जैसे अगर एक मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड है जैसे आयरन है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, लेकिन वो आयरन अगर सिंपली अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है तो वो डेफिनेटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो जितनी डोमेन्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम पोजीशन पे होती है, जिस डिसऑर्डरली होती है, तो जिस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। और अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है इस वाली डायग्राम में, तो यहाँ जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किया है आयरन को, तो उसके अंदर जो जितनी डोमेन्स होंगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है अलाइन हो जाएंगी, तो वो जो आयरन है वो अब मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो स्ट्रांगली शो करेगा। तो ये डोमेन्स का लाइनअप हो जाना जो है ना इससे एक्सटर्नल फील्ड की मदद से, तो ये जो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है वो सैचुरेटेड पोजीशन में है, यानी कि बिल्कुल मैग्नेटाइज हो चुका है वो आयरन का जो ये पीस है। तो डेफिनेटली अगर आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करेंगे तो ये जो डोमेन्स होंगी वो वापस अपनी रैंडम पोजीशन पे चली जाएंगी, डिसऑर्डरली जैसे थी वो, तो वो वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखें जो सोलेनोइड का कम्बिनेशन था, आयरन जो है उसके अंदर आयरन को और अगर फिट कर दें तो डेफिनेटली वो एक पावरफुल मैग्नेट बन सकता है। यानी ये जो आयरन है उसको अगर आप कोर मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे सोलेनोइड के अंदर, डेफिनेटली वहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। अब यहाँ कुछ मटेरियल्स हैं जिनको सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। ये जो डोमेन्स के अंदर जो अलाइनमेंट है उसकी बेस पे ये कैटेगरी बनाई जाती है। आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है उनको, क्योंकि उनकी डोमेन्स को इजीली ओरिएंट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, और इजीली वो जो है ना अपनी रैंडम पोजीशन पे चली जाती हैं वापस जब हम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ऐसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं उनको मतलब मोस्टली यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेफिनेटली जो कोर मटेरियल है उसने मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना है बार बार हर साइकिल के ऊपर। तो वहाँ ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो। सॉफ्ट से मतलब यहाँ पर यही है कि इसके लिए आपको कम एनर्जी जो है ना वो खर्च करना पड़ेगी उसको उसकी डोमेन्स को अलाइन करने और वापस रैंडम पोजीशन पे ले जाने के लिए। तो यहाँ बहुत कम एनर्जी यूज़ होगी उसको मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज करने के लिए, इसको इसलिए सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोला गया। और दूसरी तरफ अगर देखें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी डोमेन्स को ओरिएंट करना जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो मतलब बहुत सारी एनर्जी जो है ना पुट करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक्सटर्नली जो उनकी डोमेन्स को जो है ना ओरिएंट करती है। और जब ये एक दफ़ा ओरिएंट हो जाती हैं तो ये उसको रिटेन रखती हैं, यानी अगर आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर देंगे वो तब भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज रहेगा। तो इस तरह का जो मटेरियल होता है उसको परमानेंटली मैग्नेट बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्टील शामिल है, तो अलनिको भी शामिल है इसके अंदर और इसके अलावा भी। तो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है जहाँ पर हम इसको यानी परमानेंट मैग्नेट यूज़ होती है वहाँ ये यूज़ करते हैं।
और ये क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर में ये बताया जाता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल का, तो उसमें ये होगा कि आइटम की जो वाइब्रेशन वो बढ़ेगी, तो डोमेन्स जो है ना वो डिस्टर्ब होंगी, उनकी ऑर्डर लाइनस डिस्टर्ब हो जाएगी डेफिनेटली। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो उनकी ऑर्डर लाइनस जब डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली जो है ना उससे थर्मल मोशन जो है एटम्स की वो बढ़ रही है, तो उनकी ऑर्डर लाइनस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब डोमेन अपनी अलाइनमेंट और ऑर्डर लाइनस जो है ना वो लूज़ कर रहेगी तो डेफिनेटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट आएगा। तो टेम्परेचर जो है एक ख़ास होता है जिसके ऊपर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बिल्कुल चेंज करता है या कह लो कम कर लेता है। तो वो ये एक फेरोमैग्नेट जो है वो पैरामैग्नेटिक्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत कम कर देता है। तो वो टेम्परेचर जो होता है ना हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आयरन का बताया गया 750 सेंटीग्रेड। इस तरह और पर्टिकुलर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनका जो क्यूरी टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा, जिसके अंदर उनकी डोमेन्स की ऑर्डर लाइनस जो है वो डिस्टर्ब होती होगी। तो ये आज का टॉपिक है। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया हिस्टेरिस लॉस, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि मटेरियल को मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप जो है वो कितनी एनर्जी पुट करेंगे, वो एनर्जी कैसे मैयर की जाती है। अल्लाह हाफिज़।